बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज हलवा पूरी के नाम। ये PML नून मतलब पाए मगज लवाजमात और निहारी वाली जमात PML नून में हलवा पूरी कैसे आ गया है। एक तो आज ये सवाल हम आपके सामने इसका जवाब रखेंगे, क्योंकि मरियम नवाज का पहला दिन बहैसियत पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की 20वीं, और एक तो नामुंतखब होता है, एक नामुंतखब होता है। नामुंतखब वजीर आला बन गई हैं वो, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो या गैर मुबारकबाद हो, जो भी होता है। कॉन्सुलेशंस को क्या कहते हैं उर्दू में। इसके साथ साथ उनका दिन कैसा गुजरा, किस किस से मिली, किस किस से नहीं मिली, और उनके साथ सोशल मीडिया पे क्या हशर हुआ, वैसे उनके साथ क्या हशर हुआ, और उन्होंने आपका क्या हशर करना है। एक तो ये आज का महाज है। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब, बहुत दिनों से उनका नाम नहीं आ रहा, मगर मुझे वो रोज ख्वाब में आते हैं, तो इसलिए उनका एक प्लान आया है मेरे सामने, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उनका क्या प्लान है आपके लिए और इस सेटअप के लिए, ये हमारा दूसरा मुद्दा है आज का। तीसरा मुद्दा है कि असतूर जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं विदाउट वारंट, विदाउट कॉज। जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, हालांकि हमारी काफी वो तनकीद करते हैं, मगर हम उनकी तनकीद नहीं करेंगे, हम उनको डिफेंड करेंगे ये, और आपके सामने रखेंगे कि किस वजह से उनको उठाया गया है। और साथ साथ नरेंद्र मोदी आज हमारे मीम सेक्शन में हैं। अक्सर हमारे मीम सेक्शन में हंसी मजाक की बातें होती हैं, मगर जब दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत का जो वजीर आजम है वो खुद एक मजाक बन जाए, तो वो फिर डिजर्व करता है कि वो हमारे मीम सेक्शन में आए। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका हक है। सही इतलात आपके तक पहुंचना आपका हक है। जो आपका हक मारा जा रहा है, ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद करने का अंदेशा है, बातें हो रही हैं, रेगुलेशन की बात हो गई है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका हक है, मगर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना आपका फर्ज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर पसंद आए प्रोग्राम तो लाइक भी करें। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। आज मरियम नवाज का पहला दिन था बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर पंजाब। आई एम अ बिग फैन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि खवातीन हिस्सा लें। हमारा जो 51% है उसको खाली पॉलिटिक्स में नहीं, हर पेशे में, हर शोबे में उसका हिस्सा होना चाहिए। जब पहली पाकिस्तान की फाइटर पायलट जो हैं वो उन्होंने संभाला, उन्हें विंग्स मिले, तो उन पे पहला शो मेरा ख्याल है मैंने ही किया था। महाज जब चलता था दुनिया न्यूज़ पे, PF पे मैंने ही शो किया था, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। खवातीन का हर शोबे में उनका हिस्सा होना चाहिए, बल्कि उनके हिस्से से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वुमेन यूजुअली आर स्मार्टर दैन मैन। मगर ये कोई आम खातून नहीं है, ये एक डायनेस्टी की प्रिंसेस हैं, और क्योंकि ये एक डायनेस्टी की प्रिंसेस हैं, इसलिए इनको आज प्रिंसेसेस वाला ही, रॉयल्टी वाली इनको पेपराजी ट्रीटमेंट मिली। इनको जबरदस्त किस्म से ऑलरेडी इनकी आमद से पहले ही इनके लिए जो है शुरू हो गई थी बातें। अब किस किस्म की बातें शुरू हो गई थी पहले आपको दिखाते हैं कि कल परसों से ही इनके बारे में वीडियोस चल रहे थे, तो थोड़ा सा सेटअप करते हैं कि इनकी खुशामदीद कैसे की जा रही थी और मेरा इस मामले में मेरा क्या मौकिफ है। पहले तो हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं साबिर शाकिर साहब, उन्होंने ये चलाया, दीगर और लोगों ने चलाया, मगर ये वीडियो देखना जरूरी है अगर आप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ट्विटर बंद है। मैं इसलिए आपके लिए ये आपके सामने ला रहा हूं ताकि आप इंजॉय कर सकेंगे ट्विटर पे क्या 2-3 दिन से आग लगी हुई थी। मुलाहिजा कीजिए। I'm Mariam. I'm the elder daughter of the post-Prime Minister. I would not rather say because he is the Prime Minister. How do you do? Hello. Mrs. Ross. Mariam has become the champion of her father's cause. The danger, but who's at the wrong side? Not my father. Ultimately, General Musharraf is going to be in trouble. It's not us. He says that he's not vindictive. What is this? This is all his personal vendetta against Nawaz Sharif. Nothing else. Otherwise, okay, if he has, imprisoned Nawaz Sharif for no reason, why are all the other family members, they are being, why are they suffering? I'm Mariam. I'm इस पोस्ट पे जो कमेंट्स आए वो आप देख सकते हैं। एक तो पोस्ट पे लोगों ने मजाक उड़ाया कि उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की बड़ी बेटी हूं। ठीक है, गलती हो जाती है, अंग्रेजी बाजी की ठीक ठाक है जैसे उन्होंने बोला, मगर अंग्रेजी में
غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم بھی براڈ کاسٹ کرتے ہیں, غلط لفظ نکل آتے ہیں, بندہ نروس ہو جاتا ہے. پوسٹ پرائم منسٹر کی بجائے میرا خیال ہے وہ کہنا چاہنی تھی ایکس پرائم منسٹر یا فارمر پرائم منسٹر. پوسٹ پرائم منسٹر تو نہیں بنتا. بٹ باقی جو باجی نے جو انگریزی بولی ہے بالکل ٹھیک بولی ہے. انگریزی میں بولا کیا ہے وہ ایک سوال ہے, کیونکہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ مشرف کے زمانے کی ڈاکیومنٹری ہے, میرا خیال ہے BBC کی ہے, اور یہ کمپلین کر رہی ہیں کہ دیکھو نا مشرف نے پوری فیملی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے, خالی والد کو نہیں کیا, ہم سب کو کیا ہے, ہمارا کیا قصور ہے. اچھا سوال ہے, یہ بنتا ہے, اسپیشلی وہ جو 8-10 ہزار لوگ جو ابھی بھی پنجاب کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں PTI کے, ان کے لیے بنتا ہے یہ سوال. تو اچھا سوال ہے, اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیں میڈم, تو سب کے لیے بہتر ہوگا. اس میں جو ایک اور ٹارگٹ ہوئی, مسوجنی ہوئی اسی ٹویٹ کے ذریعے, جو ایک اور بات لوگوں کو پسند نہیں آئی یا آئی جو مجھے امپورٹنٹ نہیں لگتی, وہ یہ ہے کہ دیکھو الیکشن سے پہلے اس کی ناک دیکھو, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کی ٹھوڑی دیکھو, اس کی لپس دیکھو, اس نے بوٹاکس کروایا ہے, پلاسٹک سرجریز کروائی ہیں, یہ وہ سب لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے, ہمارے سب لیڈرز کی, میری, آپ کی, ان سب کی, ہماری پرسنل لائف ہوتی ہے. مگر اگر کل جا کے یہ اگر کوئی پبلک لیڈر کو یوز ٹو ہونا چاہیے کہ اگر اس کے بارے میں, اور یہ صرف ان کے بارے میں نہیں, دنیا کے تمام سیلیبریٹیز, پبلک لیڈرز, پبلک آفیشلز, پبلک پرسنالٹیز کے اوپر یہ دباؤ آتا ہے جب وہ کچھ کرتے ہیں, چاہے وہ کم کارڈاشین ہو جو اپنے بریسٹ جو ہیں ان کو آگمنٹ کروائے, یا وہ مریم نواز ہو جو اپنے لپس ہیں ان کو صحیح کروائے, اپنی آنکھیں یا بھویں یا جو بھی کروائے. مگر ان کو پتا ہونا چاہیے, کم کارڈاشین تک سے لے کر مریم نواز تک, انفیئر کمپیریزن, مگر سب کو پتا ہونا چاہیے کہ once you are in public life then everything is fair game. تو میں نے اس پہ بات نہیں کی, نہ میرا کام ہے بات کرنا, بیکاز یہ اس قسم کی جو سنسنی خیز جو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو شکل اس نے بوتھی, پہلے کیسی تھی اب کیسی ہے, that's a personal business. مگر جیسے ان کے والد صاحب اور ان کے چاچو دونوں بال لگوا کے آئے تھے, جب نکال دیے گئے تھے تو ان کے بال, وہ میرے جو تھے ہم وطن تھے, جب وہ آئے تو وہ کوئی اور نیشنلٹی ہو گئی تھی ان کے سر بھرے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے, تو ویسے ہی ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. مگر ان کا جو اوریجنل نام ہے وہ لوگوں نے جو میرا بھی رکھا ہوا ہے, ان کا بھی ابھی تک رکھا ہوا ہے, دونوں بھائیوں کا. تو یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے اور اس میں میں نہیں پڑا. مگر یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں, اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ان کی غلط انگریزی, ان کی کاسمیٹک سرجری نہیں ہے. میرے لیے ان کی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ان کا میسج ہے, جو یہ خود پوچھ رہی ہیں BBC کے رپورٹر سے کہ فیملیز کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میں آج انہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ لوگوں کی فیملیز کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جب دن شروع ہوا PML نون کا, آج ایک زبردست انہوں نے دن شروع کیا, جب ایک تو ان کی بہت ساری ابھی میں چلاتا ہوں کیا کیا انہوں نے کوشش کی ہے وائرل ہونے کی ویڈیوز, مگر انہوں نے جو بیچاروں نے آج کیا مریم کی اس انوگریشن سیریمنی پہ, وہ بہت ساری فوٹو آپس کی, بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں سچویشنز ایسی بنائیں, ریڈ مارے پولیس تھانے پہ, ابھی سب آپ کو دکھاتا ہوں میں, اور میٹنگز کی وغیرہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ پہلا دن بڑا بزی گزرا, مگر جو بھی انہوں نے کیا آج وہ بیک فائر ہوا, کیونکہ ملک اتنا پولرائزڈ ہے. مگر انفارچونیٹلی حالات ملک کے ایسے ہو گئے ہیں کہ جو بھی انہوں نے بیچاری نے آج جو بھی کام کیا وہ بیک فائر ہو گیا. شاید سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو ان کی بیک فائر ہوگی وہ یہ تھی, وہ یہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئیں اور یہ ہوا. اب اپنی والدہ کے قبر پہ جانا ایسے دن بڑا دن تھا ان کی لائف میں, چیف منسٹر بن گئی ہیں. اب یہ برا نہیں ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے ویدر کیسی ہے US کی, عجیب آدمی ہے. ہاں ویدر بہت اچھی ہے, اس لیے میں نے اتنی جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں. تو اینی ویز میں آپ کے کامنٹس ابھی لیتا ہوں, مگر لیٹس کیپ اٹ آن پوائنٹ. اپنے کامنٹ جو ہیں وہ جو میں بات کر رہا ہوں اور جو ہمارا ٹاپک ہے پلیز اس پہ رکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جاتی ہیں, آپ کا بڑا دن ہے, آپ اپنا دن شروع کرتی ہیں, اپنی والدہ کی قبر پہ آپ جاتی ہیں. اس پہ پش بیک کیا آتا ہے, اس پہ ایسی قسم کی خوفناک قسم کی پش بیک آتی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ملک کدھر کھڑا ہے. کل آلریڈی ہم نے دیکھا کہ توہین رسالت کے چکر میں ایک خاتون کو لاہور میں ٹارگٹ کیا گیا,
उस पर मैं जितना कम बोलूं उस खातून के लिए और मेरे लिए और आपके लिए अच्छा है। मगर आज इनको भी टारगेट किया गया, एक पूरी जमात खड़ी हो गई कि भाई मुसलमानों में, अहले सुन्नत में तो ये अलाउड ही नहीं है ये कालीन शालीन करना, ये चादर वादर चढ़ाना, ये तो जो शरिया है उसके मुताबिक बस कच्ची कब्र छोड़ो और भूल जाओ और जाके फातिहा पढ़ा करो। तो इस सब में इस किस्म की पुशबैक आई। हालांकि शायद मरियम का एक पर्सनल मोमेंट था, मगर ये अक्कासी करता है, मुल्क की पोलराइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है कि मुल्क कितना पोलराइज्ड है, लोग इतने एक दूसरे से खौफजदा भी हैं, गमगीन भी हैं, अफसरदा भी हैं, खफा भी हैं कि वो एक जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, इस पर भी हम आते हैं कि वो है कैसी मरियम, मगर वो अपनी माँ की कब्र पे भी जाती है तो उस बेचारी को गालियां पड़ती हैं। अब वो इतनी बेचारी तो नहीं है, और ये जो गालियां हैं क्या ये जायज हैं? शायद इस पे डिबेट हो सकती है, हमारे मौलवी साहबान डिबेट करें कि चादर चढ़ाना है ऐसे, और फिर हमारे जो एनालिस्ट हैं वो डिबेट करें कि इस सब का, इन सब चीजों को हाईलाइट करना, पब्लिक में, मीडिया में दिखाना, क्या ये चीजें जायज हैं? आप दिखाना क्या चाह रही हैं? इस सब पे डिबेट बनती है, मगर जो डिबेट है अभी बहुत बननी है, क्योंकि मरियम ने, जिसकी हुकूमत ने, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसके दोस्तों ने, जिसके बैकर्स ने, जिसके जैकर्स ने, जिसके हाई जैकर्स ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है पिछले 18 महीनों में, मरियम मतलब हर किस्म का ब्लैकआउट किया हुआ है। मरियम ने आज उस ब्लैकआउट की खुद जो है सबसे ज्यादा उसकी आप कह सकते हैं खिलाफ वर्जी की ट्विटर पे। ये पहली इनकी ट्वीट थी, इनके दिन की पहली ये ट्वीट थी जनाब आली, और ये जो ट्वीट है ये इसके बाद आप जैसे देख सकते हैं, पहले ये ट्वीट थी PML नून की। आज एक बड़ा तारीखी दिन है, आज पाकिस्तान और की कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। मरियम नवाज जो है पहली एक चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने वाली हैं, अभी ओथ लेने वाली हैं। इससे इन्होंने शुरू किया, ये 16 घंटे पहले की ट्वीट है, 16-17 घंटा पहले। फिर इनकी बातें खत्म नहीं हुई, ये इन्होंने दिखाया, खुद कब्र वाली वीडियो दिखाई, बाय द वे किसी और ने नहीं दिखाई थी, खुद दिखाई, ये बैकफायर कर गई। फिर बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हमें नजर आए, पोस्टर्स पे पोस्टर्स, पोस्टर्स पे पोस्टर्स। ये उस मीडिया पे, मैं फिर से याद दिलाता चलूं, उस मीडिया पे ये पब्लिसिटी हुई जो मीडिया इन्होंने खुद बैन किया हुआ है। ये आई तो फिर एक के बाद एक वीडियो, इनका खिताब जो इन्होंने फरमाया, एक के बाद एक वीडियो, वन आफ्टर द अदर, पोस्टर्स, ट्वीट्स। ये पता नहीं किधर से आ गया, ये शायद इन्हीं का ही बंदा है जिस तरीके से ये आई है। अच्छा, ये भी इनका एक के बाद एक, जिसे कहते हैं हाइपर ड्राइव में, ये हमारी जो बहन है, एक ही चीज बार बार 50 तरीके से, पंजाब फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, पहली चीफ मिनिस्टर, ये वो, बाकी जो चमचे थे वो भी आ गए, एक्सलेंट। ये फिर एक के बाद एक पोस्टर, फिर पोस्टर्स, फिर आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। जो मीडिया, मुझे तो अजीब सा ये लगा कि जो मीडिया बैन किया हुआ है उस मीडिया पे 100 से ज्यादा पोस्टरें लगाई हैं। फिर जनाब गवर्नर हाउस का महाज खुला, चाचू से मिली, चाचू से 15 मिनट उन्होंने झप्पी मारी चाचू को, फिर अंदर आई। अच्छा, ये अभी अंदर आने की एक और वीडियो है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने हल्फ बर्दारी की, एक और उन्होंने चाचू रखा हुआ है, गलत अंग्रेजी ये भी बोल रहा था, बलीगुर रहमान के साथ लिया, अपना हलफ उठाया, फिर अपने वालिद साहब को इन्होंने झप्पियां पप्पियां मारी, विच इज गुड, अच्छी बात है। ये सब जब हो गया, ये इम्पोर्टेंट मोमेंट है। दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट पाकिस्तान की मारूसी सियासत की तारीख में, जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन। ये एक और जबरदस्त मोमेंट है, और मारूसी सियासत के क्या डायनामिक्स हैं उस पर हम आते हैं। बट ये एक अजीब सी मोमेंट मुझे लगी, और अभी मैं खुद सवाल पूछूंगा उन लोगों से जो हमें दहाइयों से बता रहे हैं कि मारूसी सियासत तो बहुत ही खौफनाक चीज है, मगर ये क्यों फिर लाए हैं इसको? ये आप देख लें, ये आपका फ्यूचर है। तो ये खुद ये पूरा दिन करते रहे, और फिर ऑफ कोर्स ये कर के, हल्फ उठा के, पोस्टर्स बना के, ये फिर पहुंच गई काम पे। ये जबरदस्त तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। बेनजीर भुट्टो वाला इन्होंने ग्रीन जोड़ा पहना हुआ है, जो बेनजीर ने 88 में पहना था, मुझे याद है। वही कोशिश कर रही है, मगर ग्रीन जोड़ा पहन के आप बेनजीर नहीं बन जाती। फिर इन्होंने अपना ये शुरू किया, खिताब शुरू किया, मीटिंग शुरू की। मीटिंग में रोलेक्स इनकी दूर से मुझे नजर आ रही है। मीटिंग शुरू की, बात शुरू की, इनकी जो है मीटिंग के क्लिप्स दिखाए गए। मीटिंग में इन्होंने बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग की। फॉर एग्जांपल कहा, मैं खुद हर घर में आटा देने जाऊंगी, अभी आटे पे मैं आता हूँ क्योंकि आज हलवा पूरी का महाज है। फिर और पोस्ट इनकी, फिर इन्होंने ये रेड मारा, इन्होंने छापा मारा, पुलिस स्टेशन गई,
पुलिस स्टेशन में देखा कि थाने में क्या होता है, ये फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में देख के थाने में अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। फिर ये हवालात में गई, हवालात की भी लगता है कि नया नया पेंट करवाया था, वो ऐसा नीला मैंने आज तक हवालात में नहीं देखा। मैं बहुत हवालातों में घुमा हूँ, शुक्र आज तक अंदर नहीं हुआ, मगर बहुत हवालातों में मैं गया हूँ, आज तक इतना ब्राइट ब्लू ब्रांड न्यू पेंटेड मैंने आज तक हवालात नहीं देखी। फिर लोगों ने मजाक उड़ाया कि इमरान खान भी पहले दिन हवालात गया था, किसी जेल गया था, लोगों से बातें करने गया था। ये इनका जो है पहला दिन गुजरा। ये फिर आईजी साहब पागल हो गए, आईजी साहब ने डबल उस्तरे वाली आज शेव की थी, हालांकि छापा था। फिर ये इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव किया। ये जब गार्ड ऑफ ऑनर आया, जितने भी भद्दे सबसे बेचारे वो थे, वो सलामी दी उन्होंने। इस पे भी मजाक उड़ाया गया कि देखो ये इतना मोटे सब पले, ये पुलिस जो है पंजाब पुलिस के, ये इन्हें मिले थे गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। ये जनाब इनका केस था। बट आज जब बात हो जाए, अब दो हाथ हो जाए कि मरियम नवाज का मसला क्या है। मरियम नवाज का जो मसला है वो शायद ये है। ये तो हमने आपको दिखा दिया कि इनका ऑफिशियल मसला, जो भी इन्होंने किया वो चीज बैकफायर कर गई, हर जगह से तनकीद आई। मगर जो अनऑफिशियल जो है, जो चीज निकल आती है, वो ये हुआ इनके साथ। ये मिली उज़मा कारदार से, ये आ रही थी, ये जब और ये जो ट्वीट, ये जो वीडियो है, ये वायरल हो गई। उनको पुश किया, उन्होंने पुश बैक किया। उज़मा कारदार ने बहुत बड़ी झपी मारी, उनके हाथ लिटरली पकड़ के कहा कि गेट अवे फ्रॉम मी, दूर रहो। अब ये इस पे भी इट्स अनबिलीवेबल कि ये पहले दिन पे इतनी ऑर्केस्ट्रेशन के बावजूद, इतनी आप कह सकते हैं फोटो ऑप्स, इतनी एलैबोरेट किस्म की प्लानिंग के बावजूद, इतने जोड़े, इतना ड्रामा, इतना रोमांस, इतने कब्रें, इतनी पपियां, आई मीन आज इतनी पोस्ट, आज बड़ी अटेंशन टू डिटेल गई है। आज बड़ा परफेक्ट दिन होना था, उसमें उज़मा कारदार पड़ गई इन पे हलवा पूरी खाते हुए। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी ये होती है कि जी उज़मा कारदार की इस वीडियो के कुछ घंटों बाद वीडियो आती है। एक तो उज़मा कारदार लोटी हैं, तो जो भी बात बोलेंगी उसको मैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा। ये लोटी इसलिए हैं क्योंकि ये पीटीआई में थी, फिर ये इसलिए इधर आ गई। दैट्स व्हाई शी इज अ गुड फिट। अब ये मैं पूछूंगा फिर से कि पाए मगज लवाजमात और निहारी वाली, मतलब PMLN, पाए मगज लवाजमात और निहारी वाली पार्टी, या ऐसे कुछ लोग ये पापा मरियम लंदन एंड नोबडी एल्स पार्टी भी कहते हैं, PMLN, पापा मरियम लंदन एंड नोबडी एल्स। इस पार्टी में जो है ये हलवा पूरी क्या कर रहा है। कहानी ये है कि जी बकौल उज़मा कारदार की, जी मैं रोटी खा रही थी, बल्कि रोटी तो हम गरीब लोग खाते हैं, हलवा पूरी खा रही थी, ये आ गई पीछे से, मैंने से झप्पी मारी, मैंने खुद अपने हाथ पीछे कर लिए। ये इनका जो बयानिया है वो ये है। हालांकि वीडियो आपने देखी है, वीडियो आपके सामने है। पुश किया मरियम ने, कुछ बोला उन्हें और आगे निकल गई हैं। अच्छा, अगर इस वीडियो का एनालिसिस करें तो इसमें यस वाकई एक तो है पड़ी हुई है, कुछ प्लेट में कुछ पड़ा हुआ है। अब वीडियो की पिक्सेलेशन जो मैंने अलग अलग वीडियोस ढूंढने की कोशिश की, उसकी पिक्सेलेशन में ये नहीं देख सकता कि हलवा पूरी है या सुशी है या पाए मगज लवाजमात और निहारी है, आई डोंट नो क्या है, मगर कुछ ना कुछ वो खा रही हैं। एक तो ये अजीब सी बात है और ये फिट करता है आज इस महाज में हम दो हाथ भी कर लें कि एक तो ये किस किस्म की पार्लियामेंट है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट से हलफ उठा के हमारी जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो जाके मीटिंग्स कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने जाके आटा अपने हाथों से जाके एक घर में आटा दूंगी मैं। तो जिस मुल्क को, जिस कौम को आटे की डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, जिस कौम के लोग भूखे मार रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं बकौल आपके, हालांकि हम ऐसे लोग हैं नहीं, हम खुद मुख्तार हैं और हमें आपकी ज़कात नहीं चाहिए, मगर कोई नहीं, आपका एजेंडा है कि रोजे आ रहे हैं तो मैं खुद आटा जाके डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। आपकी पार्लियामेंट में आपके लोग, आपके लोटे जो हैं, वो हलवा पूरी के एक तो खा कैसे रहे हैं। पार्लियामेंट में पहले दिन ही जो डिसिप्लिन है पार्लियामेंट में, मैंने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कवर की हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि पार्लियामेंट में लोग नाश्ता कर रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल। यस, पार्लियामेंट में कैफेटेरिया होती है, पार्लियामेंटेरियन कैफेटेरिया होती है, उधर खाना शाना चलता है, चाय चलती है, सिगरेट चलते हैं, गप्पे चलती हैं। सिगरेट भी अब बंद हो गए हैं, अब लोग फ्राउन करते हैं, बाहर जाके सिगरेट पीना पड़ता है।
बट उस हिसाब से मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक तो ये है, और मुझे मैं बोलूंगा उज़मा करदार को कि कोई और किसी और किस्म का झूठ बना लेती, क्योंकि ये भी आप पे बैकफायर कर रहा है। जब आप शायद एक बार लोटी बन जाती हैं तो शायद फिर झूठ पे झूठ आप फिट इन करती हैं, या आपकी जमात ही ऐसी है कि उसने एक ऑर्डर दिया होगा आपको कि कहना कि मैं रोटी अपना हलवा पूरी खा रही थी, और लोग बिलीव कर जाएंगे, बिकॉज ये जिस माइंड स्पेस में है उसमें लोग फुद्दू आसानी से लग सकते हैं। मसला ये है कि लोग फुद्दू आसानी से अब लग नहीं रहे। दूसरा एक और मसला है जो हमने इनकी बॉडी लैंग्वेज में देखा मरियम की, ये जो एक शहाना किस्म का, रॉयल किस्म का जो उनके बारे में कि बड़ी ये एरोगेंट है, वो फाइनली नजर आ गया हर एक को। पहले दिन ड्यूटी पे इनकी जो ड्यूटी है उस पे नजर आ गया। मगर ये सिर्फ मरियम के लिए तो मैं काफी परेशान हूँ मरियम के साथ जो होने क्या वाला है, क्योंकि मरियम के साथ जो लोग काम करेंगे, जिस असेंबली का फ्लोर शेयर करेंगी, वो खाली हलवा पूरियां नहीं फाड़े, वो साथ साथ और भी चीजें कर रहे हैं जो मुझे कम से कम परेशान करती हैं। ये क्या चीजें हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जो हैं डिप्टी स्पीकर हैं, ये पंजाब के, इनसे कल किसी मॉर्निंग शो वाली कुड़ी ने ये सवाल कर लिया। सुनिए। सर, हमारा बड़ा लाइटर मूड का शो है, तो हम लोगों से बड़े ही आसान से जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं। अभी हमारा एक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है सी पैक के नाम से। जी बिल्कुल। सी पैक की एब्रीविएशन क्या है? आप मुझे जरा 2 मिनट हाजिर लगवाने थे हमजा साहब के पास, मैं अभी आता हूँ। आप मुझे जरा 2 मिनट हाजिर लगवाने थे हमजा साहब के पास, मैं अभी आता हूँ आपके पास। I mean, ये मजाक है। ये बंदा जो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली है। जी हाँ, ये बंदा पंजाब असेंबली का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, और इस बंदे को सीपैक की एब्रीविएशन मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका मतलब नहीं पता। ये कोई हलवा पूरी खा रहा है, कोई आटा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और धक्के दे रही है लोगों को, कोई किसी को सीपैक का वो नहीं पता एब्रीविएशन, और वो भाग रहा है। ये इनकी शुरुआत है, और ये जो इनकी शुरुआत है ये बिल्कुल ऐसे, ये डिजर्व करते हैं कि इनकी शुरुआत ऐसे हो। और ये मैं नहीं देख रहा, ये पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है, बैठ के देख रही है कि ये क्या मजाक हुआ है। और बाय द वे, मजाक की जिधर बात हो तो आई एम सॉरी टू से, मजाक जो है वो थोड़ा बहुत आज पीटीआई वालों ने भी किया है। ये तो अंदर इन्होंने गंद किया, मगर ये चोर डाकू लोग हैं, इनसे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हरकतें करेंगे। बाहर जब पीटीआई वालों ने भी सॉरी टू से, मगर मेरा थोड़ा सा इन्होंने दिल तोड़ा। अब सुनिए कैसे तोड़ा, ये भी सुनिए। हमारी 205 सीटें बनती हैं, और अगर मखसूस सीटें डाली जाएं तो 250 से ऊपर हमारी सीटें, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। हम ये कोई गलत फहमी में न रहे कि आपने इतना बड़ा डाका मारा है, तो हम जो असेंबलियों में गए हैं, हम असेंबलियों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ये कोई गलत फहमी में न रहे असेंबलियों में क्यों गए हैं। मैं बात मुख्तर करूंगा ताकि एक दोस्त अपना फॉर्म 45 लेकर आया, बात खत्म कर रहा हूं। ये जो डाका मारा गया, अनकरीब असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें वजीर आला का इंतखाब होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा, हमारे गुजरा का इंतखाब होगा, और सिर्फ ये यहां तक नहीं होगा, नेशनल असेंबली के अंदर भी होगा। अब ये बातें जो हैं ये करने की तो बड़ा मजा आता है, बड़ा बड़ा हेडलाइंस मिलती हैं जर्नलिस्ट को कि ओ पीटीआई जो है वो एक शैडो गवर्नमेंट खड़ी कर देगी। बाहर एक असेंबली होगी, अंदर एक असेंबली होगी, बाहर एक चीफ मिनिस्टर होगा पीटीआई का, सही जो है बंदा, अंदर एक और होगी चोरनी डाकू, ये किस्म का, ये जो क्या नाम रखा हुआ है, बैंडेड क्वीन, फुलन देवी इनका नाम प्रेस ने रख दिया। अब अल्लाह खैर करे, मगर ये वैसे तो बातें करने की हैं, सोशल मीडिया पे उठाने की हैं, ये बातें रियलिस्टिक कितनी हैं। और आज पीटीआई का जो मौकिफ था, जिस तरीके से उसके लीडर्स अंदर से चले गए, वॉकआउट हुआ, आधा इजलास नहीं था, मुझे ये सब अजीब सा लगा। और मुझे पीटीआई की कोई इस वक्त क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही। और इसलिए अब चलते हैं मेरे आज के इदारिये पे। मेरा आज का इदारिया जनाब बड़ा क्लियर है। एक तो इलेक्शन जो हैं वो खत्म हो गए, ये तो आप एक्सेप्ट कर लें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फे अकॉम्पली, मतलब ये हो गया है, लैटिन में बल्कि कहते हैं। पीटीआई जो है खुद अब प्रोविंशियल असेंबली इन केपी में अपना बुध को आज अनाउंस हो गया रेडियो पाकिस्तान पे कि बुध को प्रोविंशियल असेंबली जो है केपी की भी कॉल हो रही है। इसका मतलब है कि पीटीआई जो है, जैसे भी इलेक्शंस हुए हैं, पीटीआई जो है इन इलेक्शंस को
एक्सेप्ट कर रही है। पीटीआई के साथ साथ अमेरिका ने भी इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया है। अमेरिका के साथ साथ आईएमएफ भी कह रहा है हम इन इलेक्शंस को, इस गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब पीटीआई एक तरफ कह रही है कि भाई हम एक शैडो हुकूमत खड़ी करेंगे पंजाब में और नेशनल असेंबली में, दूसरी तरफ केपी में ये कह रही है कि हम वेडनेसडे को चला रहे हैं, अपनी असेंबली शुरू कर रहे हैं और गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे बहैसियत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेसी के। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस मींस कि जो एक्सेप्ट हो गई है केपी की असेंबली। यस, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो बेचारे फॉर्म 45 वाले हैं वो इधर उधर कोर्टों में फिरेंगे। और क्या होगा कि अगले चंद महीनों में, हम हफ्तों में, महीनों में हम देखेंगे कोई बंदा एक इधर से सीट जीत गया, कोई बंदे दो उधर से सीट जीत गए, उसको ओवरटर्न कर देगा ईसीपी और ये ड्रामा चलता रहेगा। मगर ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, ये गनीमत की पॉलिटिक्स पीटीआई खेलेगी कि ये अगर उधर बाबर सतार कोई अच्छा जज लग गया, बाबर सतार वाला, वो आपको सीटें दे देगा। कोई जलील जज लग गया आमिर फरूकी टाइप, तो वो आपको फारिग कर देगा। ये होता रहेगा। बट एक चीज जो मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूं, मैंने अब डॉक्टर शहबाज गिल, साबिर शाकिर साहब और मोहित पीरजादा साहब के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। 1-2 दिन में हम साबिर भाई के चैनल पे ये करेंगे। मगर मैं फिर भी उनसे पूछता रहा हूं और पूछ रहा हूं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा कि नाउ व्हाट, अब क्या होगा। अब आप इसी सिस्टम का हिस्सा तो आपको बनने की मजबूरी हो गई है। आप केपी में जो है वो इक्तिदार भी संभाल रहे हैं। अब एक तरफ आप इक्तिदार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक तरफ आप इक्तिदार एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आधा तीतर आधा बटेर स्ट्रैटेजी जो है, ये दिस विल नॉट स्टैंड इन कोर्ट एंड इट विल नॉट स्टैंड इन पॉलिटिक्स। द शो मस्ट गो ऑन। और ये मेरे लिए वाकई ही एक कंफ्यूजन का बेसिस है। अगर आपको बेहतर समझ आ रही है प्लीज अपने कमेंट्स में लिखें कि वजाहत ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। मगर मुझे ओवरऑल नजर आ रहा है कि सो फार इट्स डन, द इलेक्शन इज ओवर एंड द लूजर्स हैव वन। जो लोग हार गए हैं वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जीत गए हैं। मगर आज जो मरियम ने किया है, मरियम के साथ जो हुआ है, उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कल परसों तक हम भूल जाएंगे कि उसने हलवा पूरी वाले हाथ लगाए थे या निहारी वाले हाथ लगाए थे। जो भी फाड़ी थी वो, एक बुढ़ी ने दूसरी बुढ़ी को जपी मारी और दोनों ने फिर वो तसादम हो गया और फिर दोनों ने झूठ बोले। ये बातें कल परसों तक भूल जाएंगे लोग। मगर एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, ये शरीफ डायनेस्टी जो है, ये जो मारूसी सियासत है, इसने एक बहुत सीरियस कमबैक मारा है। ये बहुत सीरियस सपोर्ट से, बहुत बड़ी सपोर्ट से, पिछले 18-20 महीने की सपोर्ट से ये डायनेस्टी वापस आई है। अब ये डायनेस्टी जो दूसरी डायनेस्टी है, भुट्टोज की जो डायनेस्टी है, उनकी जो फैमिली है, उससे बिल्कुल अलग है। उस डायनेस्टी को तो एक के बाद एक, जैसे गब्बर सिंह कहता था, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के उनको भुट्टोज को फारिग किया गया। मगर वो अजीब सी ढीठ सी डायनेस्टी है, उसने सिंध को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, उधर सिंध का कैप्चर हुआ हुआ है, वो नहीं जाने देते। भुट्टो आज भी सिंध में अपनी शहादत की वजह से जिंदा है। मगर ये लोग जो हैं, इन्होंने कोई ऐसी जो है शहादत, कोई कुर्बानी ऐसी नहीं दी। हालांकि बोल रही थी आज ये गालिबन कि मेरी माँ शहीद है, कहीं से आपकी वालदा शहीद नहीं है। हम उनकी इज्जत करते थे और करते हैं उनकी वक्फियत के बाद। बट सॉरी टू से कुलसुम नवाज कहीं से जो है वो शहीद नहीं है। मगर कमिंग बैक सिंध की जो डायनेस्टी है वो एक अलग कहानी है। इन लोगों को फौज ने फिर से क्यों जिंदा किया है? सिंध की डायनेस्टी फौज के कंट्रोल में नहीं है और फौज फिर जो भुट्टोज के साथ काम करने पे मजबूर हुई है। उसमें आसिफ जरदारी की जो ब्रिलियंस है, वो उसका जो वाइली, उसका नेवर से नेवर किस्म का एटीट्यूड है, उसने भुट्टो डायनेस्टी को जिंदा रखा है। वरना बच्चों को तो खा जाती फौज। तो आसिफ जरदारी को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने जैसा भी है, वो चोर है, डाकू है, मकार है, उसने सिंध की डायनेस्टी को जिंदा रखा है। मगर ये लोग तो, इन लोगों के खिलाफ तो एक नहीं दीगर जो आर्मी चीफ्स हैं उनके मसले पड़े हुए हैं। मुशर्रफ ने आउटराइट कू किया है, आसिफ नवाज जंजुआ के साथ इनका ठीक ठाक फटा हुआ था और राहिल शरीफ ने इनके ऊपर पैनमा लगाया और फिर बाजवा ने इनको पैनमा करके फारिग किया। व्हिच मेक्स वन वंडर एंड मेक्स दिस क्वाइट स्ट्रेंज कि अगर आर्मी की ये इनमें इनके इंटरेस्ट इतना क्यों है? अगर आर्मी की अपनी पॉपुलिज्म की एक्सपेरिमेंट फेल हो गई है तो क्या ये बात सच है कि आर्मी बैक टू 1988-1990 वाली सियासत में जा रहा है, टू पार्टी सिस्टम वापस लाने की कोशिश कर रहा है? उस वक्त जो पॉपुलिस्ट थी, उस वक्त की जो उनको थ्रेट थी, उस वक्त की जो इमरान खान थी, उसका नाम बेनजीर भुट्टो था, जिसकी आज हमारी जो है बेगम साहबा वो कॉपी मारने की ग्रीन ड्रेस पहन के कोशिश कर रही थी। बट वी मस्ट आस्क अगर डायनेस्टीज गलत हैं, इफ डायनेस्टीज आर बैड, जो हमें बताया गया है, जो हमें एनालिसिस में हमें समझ आया है,
जो दिहाइयों से हमें बताया जा रहा है, इफ द डायनेस्टीज आर बैड देन व्हाई आर द शरीफ्स बैक? इनको वापस क्यों लाया गया है? फौज किस किस्म का निजाम फिर से चलाने की कोशिश कर रही है? क्लियरली दुनिया जो है वो बदल गई है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसे आप कहते हैं आ गया है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, मतलब लोगों की आदाद शुमार जो है वो चेंज हो गए हैं, एक नया किस्म का वोटर आया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कीमे वाले नान वाला वोटर कम हो गया है, ट्विटर टिकटॉक वाला वोटर ज्यादा हो गया है, और फिर एक नई इलेक्ट्रेट और नई टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया भी ऑब्वियसली नेचुरली बदल गई है। मगर ओल्ड ऑर्डर जो है, पुराना जो ऑर्डर है, वो इसको रिजेक्ट करने के बावजूद नया ऑर्डर जो है वो फेल हो गया है। अब ये इस पुराने ऑर्डर का एक नया फेस उन्होंने, एक नया चेहरा आपके सामने रख दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ तो टोटली आउटराइट फेलियर, वो हर किस्म से फेल हो गया है, एज के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से, हर किस्म के हिसाब से फेल हो गया है। तो उन्होंने एक कॉन्सोलेशन प्राइज मरियम नवाज की शक्ल में रखा है। मगर सवाल बनता है आपके लिए, मेरे लिए, कि नया ऑर्डर जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी है? नया ऑर्डर मतलब मैं, मतलब आप, हम कब जीतेंगे, हमारी कब बारी आएगी, हमारा क्या प्लान है? हमारे जो भी प्लान थे वो उन्होंने रद्द कर दिए। हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हमें 8 से 10 हजार लोगों को बंद कर दिया गया। ऊपर जो है मेरे ऊपर केसेस हो गए, आपके ऊपर केसेस हो गए, 8-10 हजार लोगों पे केसेस हो गए, खदीजा शाह पे केस हो गए, सनम जावेद पे केस हो गए, यास्मीन रजा पे केस हो गए, इमरान खान पे केस हो गए, सबको, औरतों को मर्दों को कोई फर्क नहीं किया। प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, प्रॉब्लम नंबर 1। फिर हमने कहा चलो इलेक्शंस करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते, इलेक्शंस करते हैं, उधर तुम्हें दिखाते हैं। वो भी हम जीत गए, ये हार गए, मगर फिर भी ये जीत गए, रिगिंग कर ली, उधर भी हमारा कोई बात नहीं बनी। फिर हम लोग सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया को उन्होंने बंद कर दिया, कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। कभी व्लॉगर को उठा लिया, कभी जैसे आज असतूर को उठा लिया, अभी असतूर पे आते हैं, क्योंकि उसका व्लॉग जो है, कॉलम शॉलम तो कोई नहीं करता, टीवी के लिए भी कोई काम नहीं करता, जैसा भी व्लॉग है उसका वो चलता है, उस पर उठा लिया, इमरान रियाज को उठा लिया, उसकी भी कहानी है। तो प्रोटेस्ट, इलेक्शंस और सोशल मीडिया, जो हमारे आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स थे, या हमारे जी 3 जो हथियार थे, या हमारी जो 3 स्ट्रैटेजीज थी, उस पे इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं आग लगा दी, उसे जोरी में आग लगा दी। तो इनका प्लान, ये तो हमारा प्लान था। अब हमारा क्या प्लान है, एक तो मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में डालें, बताएं मुझे, मैं पीटीआई वाले दोस्तों से पूछता हूँ, मगर इनका प्लान, थोड़ी 2 हाथ इनके प्लान के साथ 2 हाथ हो जाएं। इनका प्लान बड़ा सिंपल है, और इनका प्लान मतलब आसिम मुनीर का प्लान। एक तो इमरान अगले 1.5-2 साल के लिए कहीं नहीं गया, मुझे जो समझ आ रही है। इमरान खान हैज टू गो अवे फॉर दिस प्लान टू वर्क। पीटीआई विल बी अलाउड टू रन अराउंड इन 1 प्रोविंस, एक सूबे में उसे कहेंगे अच्छा जो करना है, जो मतलब खुली तुम लोगों को छुट्टी है, मगर खुली छुट्टी इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा फौज जो है इस वक्त उसी सूबे में तैनात हुई हुई है। आपको पता है उधर पेशावर कोर भी लगता है, उसके नीचे 2-3 डिविजन्स भी लगते हैं, और पंजाब से भी कुछ डिविजन्स ऑलरेडी वॉर ऑन टेरर को लड़ने के लिए ऑलरेडी पंजाब से 2-3 और डिविजन्स उधर गए हुए हैं। तो उधर बड़ा सीरियस किस्म का फौजी ऑपरेशन ऑलरेडी है। तो ऑन द ग्राउंड जमीनी प्रेजेंस में फौज, ISI, MI, यूनिफॉर्म ऑफिसर, सिविलियन ऑफिसर, पूरी ऑलरेडी उस सूबे में वैसी जंग हो रही है। तो ऑलरेडी वो आप कह सकते हैं उस सूबे में इन वे मार्शल लॉ ऑलरेडी लगा हुआ है। मगर वो सूबा जिसमें ऑलरेडी हालात खराब हैं वो दिया है आपको, क्योंकि ज्यादा इससे कम नहीं दे सकते थे। मगर एक चीज जो फौज कर रही है वो क्लियरली कर रही है कि ये सब करके फौज इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा कर रही है। इनको पता है, मरियम ने 6-7 साल पहले फौज को गालियां दे रही थी। मरियम 5-6 साल पहले कह रही थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मरियम के अब्बा बाजवा को, फैज को गालियां दे रहे थे, ताने दे रहे थे। ये वही फैमिली है। मगर इनको अब बता दिया है कि अगर तुमने रहना है पावर में, यू नीड अस। और यू नीड अस के चक्कर में इनके पास मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट जो विंडो है वो 1.5 साल की है मैक्सिमम, क्योंकि 1.5 साल बाद ऑलरेडी 1.25 साल से ज्यादा 1.5 साल होने वाला है अब इस आर्मी चीफ को। इसके पास, बंदे के पास 1.5 और साल है। इस 1.5 और साल में 1 साल मैं दे रहा हूं कि 1 साल तक में इस बंदे को एक्सटेंशन जो है ये सीख करेगा। आसिम मुनीर एक्सटेंशन सीख करेगा, और जब ये एक्सटेंशन कर लेगा, जब इसे एक्सटेंशन प्रॉब्ली 2025 के इस महीने में या गर्मियों में मिल जाएगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैक्सिमम ये अपनी एक्सटेंशन सीख करेगा 3 और साल की। फिर ये जैसे बाकी तमाम आर्मी चीफ्स ने अपनी आंखें फेरी हैं, वैसे ये भी इनसे या आंखें फेरेगा या इन्हें और इनके स्क्रूज और टाइट करेगा। उसके लिए भी इसके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली बिलावल बैठा हुआ है, तैयार है,
असेंबली के अंदर ही, एक बंदा जो है उसे शायद ये रिलीफ दें और जेल से निकालें और कहें कि अच्छा चलो आ जाओ, हम फिर से फ्रेश इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्शंस करवाना, सिचुएशन क्रिएट करना इनके लिए कोई चक्कर ही नहीं है, बचपने से इनका ये खानदानी पेशा है फौजियों का, जंगे कम लड़ते हैं, इलेक्शन ज्यादा करते हैं। तो उस हिसाब से प्रेमिस्ड ऑन दैट आप कह सकते हैं कि ये मुझे 1.5 साल की इसकी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, जब तक एक्सटेंशन नहीं मिलता। और जब तक एक्सटेंशन नहीं मिलता, जब तक ये भी हुकूमत को बहैसियत इक्वल हिस्सेदार चलाएंगे, SIFC में चलाएंगे, ये जो टट्टू मट्टू ये जो छोटी वोटी फजूल मिनिस्ट्रीज हैं इनको दे देंगे। मेन जो काम होगा वो SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो खुद आर्मी चीफ हेड करता है, बैठता है, वो होगा। और जब तक जो बंटवारे की बात है, बंटवारा तो ये मुल्क सह के बड़ा हुआ है। एक बंटवारा था 47 का, एक बंटवारा था 71 का, 2024 का जो बंटवारा है वो सामने है। एक जो है डायनेस्टी को पंजाब मिल गया है, एक डायनेस्टी को सिंध मिल गया है, अवाम को इन्होंने KP दे दिया है, जो सबसे बेचारा इस वक्त खौफनाक सूरत हाल में है, जिधर जंग लगी हुई है वो सूबा, और सबसे जो आप कह सकते हैं जो पसमानदा सूबा है वो खुद संभाल लिया फौजियों ने। ये जो फोर वे आप कह सकते हैं, जो 4 वे पार्टीशन है, इसमें सबसे ऑब्वियसली सब सूबों में कंट्रोल तो इनका है, मगर बलोचिस्तान पे टोटल कंट्रोल से ये चलेंगे। मगर इस पे एक बात एक आज थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं मैं, मगर एक जाने से पहले एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, और ये आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि एक बड़ी पुरानी सेइंग है फौज के बारे में कि, और ये मैंने इन्हीं के स्टाफ कॉलेज में सुनी थी ये सेइंग, और ये जो सेइंग है ये है कि the only thing more difficult than putting a new idea into an army is getting an old idea out of it। और इसका मतलब है, तर्जुमा है कि फौज में जो सबसे मुश्किल चीज है वो उसमें नया आइडिया नहीं डालना, उससे एक पुराना आइडिया निकालना है। और हमारी दोस्त ने सारा तासीर उन्होंने ये लगाया था अपने ट्विटर पे, जो बैन हुआ है, अब 10 दिन हो गए तकरीबन। ये जरा सुनिए, ये 1970-71 में के जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो क्रैक डाउन हुआ था और सिविल वॉर हुई थी, उसके बारे में फौज अवामी लीग को बैन करते हुए, जिसको उन्होंने बैन किया था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया है, उस जमाने में फौजी क्या कह रहे थे। ये 1970 का वीडियो है, मुलाहिजा कीजिए। What is the official attitude now, General, to the Awami League? The official attitude is this, that Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan, because our first premise is that the Awami League fought the elections within the legal framework order, within the bounds of legal framework order. That is to say, they were acceptable to us or to Pakistan. They accepted Pakistan as the basis of fighting the elections. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. ये जनाब 1970 से ये इनकी यही प्ले बुक है। ये ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है। वही जो पुराने मैनुअल्स हैं उन्हीं को बार बार हटा के साफ करके पॉलिश करके उन्हीं को फिर से ये यूज़ कर रहे हैं। एंड ये जो प्ले बुक है ये आपके सामने है, यही एग्जैक्टली यही प्रोसीजर, यही जुबान इस्तेमाल की गई है, यही टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। मगर वो उधर थे, हम इधर हैं। उसके बाद भुट्टो साहब आ गए, इसके बाद क्या हुआ 71 में आपको पता है, तारीख गवाह है। इमरान खान साहब इसकी बार बार वार्निंग्स देते हैं, मगर पाकिस्तान फंडामेंटली चेंज हो गया है। ये लोग फंडामेंटली चेंज नहीं हुए। और मैं फिर से ये जो आज इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है, जिसकी फैमिली से मेरी बात हुई, उन्होंने एक्सक्लूसिवली मुझे बताया, चार्जेस डिनाई किए, ये भी बताया कि जो वालिद साहब हैं उन पे भी चार्जेस हैं, उनकी जो बेल है वो नेक्स्ट होने वाली है, वो उनकी बेल सीख करेंगे। ये भी क्लियरली बताया इमरान रियाज के बारे में कि जो केस बन रहा है कि उन्होंने वालिद साहब को जो है अपना फार्म बेचा। उस जमाने में इमरान कॉन्फिडेंट है कि उसकी जो इनकम थी वो ज़्यादा थी। साथ साथ मेन चीज़ यही है कि इमरान का जो वीलॉग है वो थ्रेट है, उसकी वजह से हुआ है, वरना ये तो बहुत पुराना केस है, ये फाइलों में पड़ा हुआ था। अब क्यों ये केस निकाला गया है,
क्योंकि मैन्युफैक्चर क्यों हुआ है ये केस, क्योंकि ऑब्वियसली उसने वीलॉग फिर से शुरू किया है। असतूर की भी यही कहानी है। असतूर जो है वो उसको टारगेट किया गया है। हालांकि अरेस्ट जब होता है जब बंदा एब्सकॉन्डर हो, अरेस्ट जब होता है जब बंदा किसी एविडेंस को टैंपर कर रहा हो, अरेस्ट जब नहीं होता जब बंदा खुद जाए और कहे हाँ जी बताएं क्या इन्वेस्टिगेशन है आपकी। अकेला रहता है अपनी वालदा के साथ, वो कहीं नहीं उसने भागना था, कोई उसका भागने की थ्रेट नहीं थी। वो जैसा भी जर्नलिस्ट है, कभी सही बातें करता है कभी गलत बातें करता है, इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं। हमारे बारे में, हमारे शो के बारे में उसने उल्टी सीधी बातें की हैं, कोई बात नहीं, वो उसका काम है, गलतियां होती हैं। मगर ये इस मामले में काजी फायज ईसा जो हैं, असली गलती उनकी है। वो इसको इग्नोर कर सकते थे, वो टॉलरेट कर सकते थे, वो इसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करवा सकते थे। उन्होंने खुद कोड ऑफ कॉन्डक्ट ब्रीच किया है प्रेस से बात करके, उनके ऊपर खुद रेफरेंस फाइल हुई है। और ये जो थिएट्रिक्स हैं, ये जो एंटिक्स हैं, इनको बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए, आप सब के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए बेहतर है ये। जनाब, इस सवाल के साथ साथ अब इतना मैंने आप लोगों को वो किया, एक चीज पे मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, जरूरी है आप मेरे साथ रहें। एक चीज पे आपने साथ रहना है, और वो जनाब वो हमारा दोस्त नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भी क्या चीज है, मैं क्या आपको बताऊं। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान किधर, इंडिया किधर, उनकी इकोनॉमी किधर, हम किधर, उनकी स्टॉक मार्केट किधर, हम किधर, उनकी एजुकेशन किधर, हम किधर। मगर फिर भी तनकीद का तो बनता है ना बॉस, तनकीद का तो काम बनता है। ये नरेंद्र मोदी का आज दिन ऐसे गुजरा, ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इंडिया के साथ इलेक्शंस के उनके एंटिक्स खत्म नहीं हो रहे और वो ये हरकतें कर रहे हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। You know, the thing is, ये for my Indian friends, अब मैंने इस पे जब ट्वीट किया, मैंने इस पे बोला कि भाई what part of secular am I not getting about India? मतलब हम तो हैं एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, कुछ लोग इससे एग्री करते हैं कि पार्टीशन सही हुआ, वो पाकिस्तान आ गए, कुछ लोग जो एग्री नहीं करते वो इंडिया रह गए। अब इसमें कुछ लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वो भी डिबेट करते हैं कि भाई हम क्या थे। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, वो हम लोग जो हैं जो साइट करते हैं कि हम एक सेक्युलर इस्लामिक रिपब्लिक हमें होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम ने कहा था, बड़ा सिंपली कहा था कि भाईजान, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, you are free to go to any place of worship in this state of Pakistan. Who you worship is not the business of the state. बाबा ये कह के, बाबा कौम ये कह के जो हैं वो चले गए। अब उनकी जो उनके पाकिस्तान के साथ जो हशर किया, सिविलियंस ने भी किया, फौजियों ने भी किया, फौजियों ने ज्यादा किया, इस्लामाइज किया, रेडिकलाइज किया। कल लाहौर में उस बाजार में उस लड़की के साथ जो हुआ है वो नजर आ रहा था। पाकिस्तान की जो थियोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हो गई हैं। पाकिस्तान एक फेल स्टेट या एक फास्ट फेलिंग स्टेट कंसिडर किया जाता है। ये पाकिस्तान की कहानी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी तनकीद नहीं कर सकते, और तनकीद करना किसी भी ग्लोबल सिटीजन का हक है। और उस हिसाब से मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी इंडिया की तनकीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मतलब आप मेडिटेट और योगा कर रहे हैं। इंडियन नेवी बड़ी जबरदस्त फोर्स है उनकी, ब्लू वाटर उसके एम्बिशंस हैं, क्वाड की वो मेंबर है, सबमरीन्स हैं उसके पास, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके पास, जिनका कोई मुकाबला खत्ते में किसी का नहीं है। हमारी इतनी सी नेवी है, ये फैक्ट है। मगर इंडियन नेवी इस बाबे को समुद्र के नीचे योगा करवा रही है, मेडिटेट करवा रही है, दर्शन करवा रही है। India is a secular republic and India must stick to its secular roots. Why? Because the rest of the region gets inspired by India's progress. This experimentation with Hindu radicalization and Hindu extremism is not good. I understand it makes sense overall in the political environment of the country. आप लोगों का एक Hindu nationalist muscular सा wave आया हुआ है,
उसका नाम हिंदुत्व रखा हुआ है। इमरान खान साहब उसको फैशिज्म कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा इसे फैशिज्म, मगर ये अजीब सा खौफनाक सा वेव आया हुआ है। सलमान रुश्दी आप ही का राइटर है, आशुतोष वार्ष्णेय आप ही के प्रोफेसर हैं, आप ही के एकेडमिक हैं, वो दोनों कहते हैं कि आप एक जिया एरा टाइप जो हम भुगते हुए हैं, एक जिया एरा टाइप आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम भुगते हुए हैं। हमने जिया एरा टाइप मुस्लिम radicalization experiments भुगती हुई हैं and we are suffering from that still. Please control your instincts. ये जो हैं, ये जो हरकतें हो रही हैं, इंडियन नेवी यूनिफॉर्म पर्सनल बाबे को जमीन पे बिठा के, जमीन के अंदर बिठा के, समुंदर के उस पे बिठा के ये हो रहा है। Should such politics be allowed in the secular democracy that is India? सवाल बनता है। Should such extremism, visceral extremism when it comes to the use of public funds, वो इंडियन नेवी के जवानों का ये काम नहीं है कि योगा और दर्शन करवाएं अपने वजीर आजम को। उनका काम है कि वजीर आजम को और मुल्क को प्रोटेक्ट करें। तो ये मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से डिसअपॉइंटेड हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम इंडिया से ना डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि इंडिया को हम साइट करते हैं एज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया को हम साइट करते हैं एज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलराइजेशन, इंडिया को हम साइट करते हैं एज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमी। और वो चीजें जो हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया खुद अब अपने हाथ से फेंक रहा है ये हरकतें करके। ये मेरा टेक था ऑन माय फ्रेंड्स, रिगार्डिंग माय फ्रेंड्स और फोर्स इन इंडिया। मगर चलें छोड़े, पाकिस्तान के वैसे इतने मसले हैं, इनको हम क्या देखें। अपना ख्याल रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड कोई कह रहा है एडमिरल टेरन स्क्रीड कह रहा है कि यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। आई विल नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट जब आप असली अपना नाम इस्तेमाल करेंगे और तमीज से अपने आप को, आप जाली एडमिरल नहीं बनेंगे, तो देन वी विल गेट टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कम से कम आई हैव द डिसेंसी एंड द ऑनेस्टी टू पुट माय नेम फॉरवर्ड, असली अपना नाम लगा के, अपने छाप लगा के अपनी बात करता हूँ। बॉट बन के लोगों को गालियां नहीं देता, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से, जिधर भी आप बैठे हुए। चलें, अपना ख्याल रखें। सबके लिए इतना ही, थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं। I will talk to you soon. Share, like, subscribe, comment. It is your duty to do it. Take care. Pakistan, Zindabad.